हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 गणित का पेपर कोड 822 AW, पेपर कोड जो है 822 AW, इस सेट का पूरा सलूशन, एक एक क्वेश्चन का सलूशन आपको यहां पर दिया गया है और उसे डिमॉन्स्ट्रेट करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि 3.25 घंटे के इस पेपर में कुल 7 प्रश्न होते हैं, जिसमें से बहुविकल्पीय 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक खंड में, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य, तो 156 का आप क्या करेंगे? खंड करेंगे। चलिए आप जो है 156 का अभाज्य खंड कर लीजिए। ये 2 2 7 14, 2 8 16, फिर ये 2 से काट कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 और ये 13। तो इस तरह से आपने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये देखिए 2 2 2 बार आया तो 2 पावर 2 हो गया। अब इस तरह से आप देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी हमारा सही होगा ऑप्शन सेकेंड। ख, सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा। अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू नहीं पता है तो आप इसे कास में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि ज्यादातर बच्चों को साइन कास की वैल्यू पता होती है। तो यहां पर आप सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा, और ये इक्वल्स टू 2 है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कास थीटा इक्वल्स टू 1/2, और ये होता है कास 60 की वैल्यू। तो इस तरह से मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पर थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ये ऑप्शन हो गया थर्ड। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर है तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं कि b² - 4ac बराबर 0, यानी b² बराबर 4ac। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि b² बराबर 4ac। तो देखिए ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो b² मतलब हो गया कि -12 का स्क्वायर, 4 और a का मान 3, c का मान m। तो ये हो गया -12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं 12 × 12 बराबर 4 तिहाई, ये भी हो गया 12, और गुणे m, एक 12 से ये कट गया, तो m बराबर 12। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब इस तरह से घ क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। ये भुजा जो है सबकी ये 2a है, ये भी 2a है। तो यहां से एक लंब परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो चलिए इसको अगर हम a b c और ये d ले लेते हैं तो ये बट जाएगा, ये a हो गया, ये भी DC भी a हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब इसमें पूछा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, यानी B से D, A से इस तरह से अगर खींचे तो ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी बराबर होगा, तो एक निकाल लेते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा AB² इक्वल्स टू BD² प्लस AD²। हमको चाहिए BD, तो BD² इक्वल्स टू हो गया AB² माइनस AD²। AB कितना है? AB है 2a²
और AD है, AD का मान A से D A, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज 3A स्क्वायर। तो BD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, यानी BD बराबर हो गया अंडर रूट 3A स्क्वायर, यानी आप इसको लिखेंगे A रूट 3। कोई दिख रहा है? यह है ऑप्शन नंबर 3। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो कितना होगा? 1 से 10 तक संख्या हो जाएगी 2, 4, 6, 8, 10। ये संख्या होगी। तो जब ये संख्या होगी तो कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 गिनने में। समांतर माध्य के लिए क्या करते हैं? सबको ऐड कर देंगे और 5 से भाग दे देंगे। समांतर माध्य। तो अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 30/5 यानी 6। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। बिंदु 2-3 और Q 10y के बीच दूरी 10 मात्रक है, यानी कुछ ऐसा है। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये है 2-3 और ये है 10y, बीच की दूरी है 10 मात्रक। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 तो प्लस हो जाएगा, y + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर और ये हो गया आपका y + 3 का स्क्वायर बराबर, चलिए इसको 100 लिख लीजिए। तो अब ये हो गया y + 3 का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 8 64, ये हो गया 36। अब देखिए ये y + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 है, तो इसको आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो y + 3 इक्वल्स टू +-6। अब एक बार प्लस लीजिए तो y + 3 बराबर +6, तो इससे मिला y बराबर 6 - 3 दैट इज 3। और एक बार ले लीजिए y + 3 इक्वल्स टू -6, तो y इक्वल्स टू -6 - 3 इक्वल्स टू -9। तो मिलेगा कितना? 3 मिलेगा और 9 मिलेगा। इन होगा, देखिए यहां से y का मान 3 और -9, तो -9 और 3 कोई ऑप्शन है? ये -9 और 3, ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सभी खंड कीजिए यदि द्विघात समीकरण, ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न का ही क्वेश्चन उठा दिया है। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपने मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन सॉल्व किया है वही क्वेश्चन है, तो इसे आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। cos² 67 - sin² 23 का मान ज्ञात कीजिए। और ये तो अब इन क्वेश्चन को देखिए कॉपी में लिखते कैसे हैं, कॉपी में लिखते कैसे हैं इन क्वेश्चंस को। और जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो टॉपर्स अपनी कॉपी में दिए गए समय में ही क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं कि पूरे के पूरे नंबर पाते हैं। तो आपको मैं वह सलूशन के साथ साथ वह आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से वो लिखते हैं जिससे कि वो पूरे नंबर पाते हैं। ये पूरे प्रश्न है जो कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिए गए होते हैं। तो ये आप कॉपी में लिखेंगे ऐसे। आपने रफ पर उसको सॉल्व कर लिया क्योंकि यहाँ पे सलूशन तो आपको देना नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क का सेकंड सही था, आपने ये लिख दिया। क का सेकंड 2 पावर 2 × 3 × 13। इसी तरह से ख का लिख दिया, ग का लिख दिया, घ लिख दिया, अंग लिख दिया।
छह ऑप्शन में जो आपने सॉल्व किया -9 और +3 मिला है, तो ये हो गया इसका सेकेंड ऑप्शन, -9 और +3, और ऑप्शन नंबर ये सेकेंड हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है इसको हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं, तो क्या होता है, इसमें होता है कि b² - 4ac = 0। तो जब b² - 4ac = 0, तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा m का मान 12। 2 के ख में क्वेश्चन दिया गया है, ये आप देख रहे हैं, cos² 67 - sin² 23 डिग्री, ये दिया गया है। तो देखिए, ये आपने पढ़ा है कि साइन 90 - थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये sin² 23 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये 23 के जगह पर क्या लिखेंगे, 23 के जगह पर हम लिख सकते हैं 90 - 67, और ये इसका स्क्वायर। तो अब ये हो गया साइन के जगह पर इंटू कर देंगे, अगर 2 बार हम ऐसे कर दे, चलिए इसको हटा लेते हैं अगर, तो यहाँ फिर हम लिख सकते हैं साइन 90 - 67। अब ये कितना हो गया, ये हो गया cos 67 इंटू cos 67, यानी इसकी जगह पर हो गया cos² 67। अब ये देखिए, इसकी जगह पर हो गया cos² 67, तो cos² 67 - cos² 67 कितना हो गया, 0। तो यहां पर आपने इसको सॉल्व कर लिया। 2 के ग में कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके आधार 14 और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला हो गया, तो 1/2 × 14 × 7, तो इस तरह से हो गया, ये 2 से कट जाएगा, जब 2 से ये कटेगा कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 7 जा 49, तो 49 वर्ग सेंटीमीटर। 2 का घ, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्यिका बताना है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। टोटल संख्याओं की संख्या 10 जो है सम संख्या है। तो माध्यिका के लिए क्या होता है, अवर्गीकृत पदों के लिए कि n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा 2। तो n/2 का मतलब हो गया कि 5वां पद, 10/2 5वां पद, और 1 प्लस तो 6वां पद, तो 5वां पद प्लस 6वां पद बटा 2। अब 5वां पद कौन सा है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5वां पद हो गया 11 और 6वां पद हो गया 13, तो 11 + 13 बटा 2 ये 24, 24 बटा 2 यानी 12। तो इसकी जो माध्यिका मिलेगी, यह माध्यिका होगी 12। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि दो संख्याएं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 26 का खंड करेंगे तो 2 × 13, 91 का 7 × 13, HCF दोनों में जो कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन है 13, HCF हो गया 26 और 91 का 13, LCM जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वह भी, तो 13 और ये 2 × 7, तो इस तरह से हो गया 182। 3 का ख, 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0। अब इसमें कह रहा है कि p के किस मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल है। तो चलिए, यह a1x + b1y + c1 = 0 के टर्म का है, और यह a2x + b2y + c2 = 0। a1 4, b1 p, c1 8, a2 2, b2 2 और c2 2 समीकरण का अद्वितीय हल है, यूनिक सोल्यूशन है। तो इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 तो 4/2 बराबर ये नॉट इक्वल टू p/2। तो
तो अब इसके वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये कट करके 2 कट गया, p इज नॉट इक्वल टू 4, अर्थात p इक्वल्स टू 4 के अतिरिक्त कोई भी मान रखेंगे तो इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल मिलेगा। तो यहां पर आंसर p इज नॉट इक्वल टू 4 यानी p के अतिरिक्त यानी p बराबर 4 के अतिरिक्त कोई भी संख्या रखेंगे। तीन का ग में ये त्रिभुज दिया गया है और ये बोला गया है कि प्रूफ करना है ab स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यह इस पर लंबवत है, जब इस पर लंबवत है तो इसके सामने ए बी हाइपोटेन्यूज हो गया, इसके सामने जो है यह ए बी जो है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसी तरह से इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब ए डी ए में ए डी स्क्वायर ये जो लंब है इस ए डी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इसी तरह से इसमें हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरणों में ए डी क्या है, ए डी दोनों में कॉमन है, ए डी जब दोनों में कॉमन है तो बराबर है, तो ए डी का स्क्वायर बराबर इन दोनों को बराबर कर दीजिए। जब बराबर करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको राइट साइड ले जाएंगे और इसको लेफ्ट ले जाएंगे, तो इस तरह से ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना है। तीन के घ में कह रहा कि एक घन है, उस घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर दिया गया है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए भुजा की जरूरत होगी, भुजा आपको निकालना पड़ेगा। तो ए क्यूब बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ए इसका क्यूब रूट हो जाएगा, निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है, तो 6 और a की जगह पर 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो गया 121, गुणा कर लेंगे तो 726 वर्ग सेंटीमीटर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ 726 वर्ग सेंटीमीटर। 4 के क में क्वेश्चन है 3√2 सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन संख्याओं को प्रूफ करने के लिए कंट्राडिक्टरी लेके चलते हैं। तो मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं 3√2 बराबर a अपान b, यानी √2 बराबर a अपान 3b। अब यहाँ पर a, b और 3 तीनों पूर्णांक है, तो a अपान 3b एक परिमेय संख्या है। तो a अपान 3b एक परिमेय संख्या है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो √2 परिमेय संख्या नहीं है, √2 जो है अपरिमेय है, इसका मतलब कि a अपान 3b भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो अर्थात ये कह लीजिए कि कंट्राडिक्टरी ये प्रूफ होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 4 का ख, tan a बराबर काट b दिया गया है, तो tan a बराबर इसको लिख सकते हैं काट b को tan 90 माइनस b। तो अब इससे tan a बराबर tan 90 माइनस b दोनों तरफ इक्वेट कर दीजिए, तो a इक्वल्स टू 90 माइनस b, b को इधर ले आइए तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसी में प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। ग में दिया गया है कि एक स्तंभ है 6 मीटर, किसी समय उसकी परछाई बनती है 4 मीटर की। एक मीनार है, उसकी बनती है 28 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण जो है दोनों का क्या होगा, बराबर बन रहा है। तो tan थीटा बराबर यहां से BC बटा BA और यहां tan थीटा बराबर QR बटा PQ, तो 6 अपान 4 यहां से H अपान 28 इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो H बराबर 42 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई होगी 42 मीटर। 4 का घ, इसमें कंस्ट्रक्शन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड को 2:3 में विभक्त करिए और माप कर बताइए कि उसकी लंबाई कितनी है। तो चलिए ए बी को खींच लिया 7.6 सेंटीमीटर, इसके बाद एक एक्यूट एंगल न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दिया AX। अब ये 2 और 3 5 पार्ट हुआ, 2 और 3 अनुपात देखें तो 2 3 5 हुआ। तो अब इसे जो है बराबर बराबर आर्क 5 लगा लेंगे, बराबर जो है 5 जो है आर्क लगा लेंगे। फिर इसके बाद ये 2 से इसको
यानी सबसे पहले तो लास्ट वाला मिला लेंगे, फिर इसके बाद A2 से इसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे BA5 के, और ये मिल जाएगा। तो इस तरह से अब AP नाप लीजिए और P भी नाप लीजिए। तो AP का मान हो जाएगा 3.04 निकलता है, तो 3 सेंटीमीटर, और यह 4.6, तो ये 437.6 सेंटीमीटर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो विषम क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 290 है, तो वह संख्याएं क्या होंगी, ये प्रश्न है। तो मान लेते हैं कि क्रमागत पूर्णांक विषम का x है, तो दूसरा x + 2 होगा। x² + x + 2 का स्क्वायर बराबर 290, तो x² और ये हो गया x + 2 का स्क्वायर, तो x² + 4x + 4 बराबर 290। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर जो कॉमन होगा कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर x² + 2x - 143 = 0। इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो x + 13 x - 11 बराबर 0। x + 13 अगर लेते हैं तो x का मान माइनस आएगा, जो कि अमान्य है, इसलिए x - 11 = 0। तो x = 11, यानी संख्या होगी एक 11 और दूसरी संख्या होगी 13। बिंदु A0, 0B और XY संरेख है, तो सिद्ध करना है कि x/a + y/b बराबर 1। तो चलिए, अगर ये तीन बिंदु हैं A, B, C और तीनों संरेख हैं, तो उससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 = 0। हाफ को इधर भेज देंगे, 0 शामिल हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो ये देखिए AB - AY - XB बराबर 0 मिला। अब इसमें AB को इस तरफ रखिए, AY और XB को राइट रखिए, प्लस हो जाएगा। अब BX + AY को AB से भाग दे दीजिए, तो इधर हो गया BX/AB + AY/AB बराबर AB/AB कट के 1 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिल गया B से B कटा तो x/a, और यहाँ A से A कटा तो y/b। तो x/a + y/b = 1। 5ग, एक शंकु है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बेस के माने आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई r, r + l, और ये दिया गया है 90 पाई। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। r और l का मान 13 है, तो r × r + 13 = 90। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r² + 13r - 90 = 0। फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो r + 18 और r - 5 = 0। 18 लेंगे तो ऋणात्मक आएगा, अमान्य होगा, तो r - 5 = 0, r = 5, यानी शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर होगी। 5 का घ, ये टेबल दिया गया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, और इस तरह 250 से 300, 300 से 350, और परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2 और 2। और पूछा गया है कि उचित विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये टर्म जो है बड़े हैं, इसलिए हम इसका डेविएशन मेथड यूज करते हैं। तो चलिए, ये x निकालेंगे, दोनों को जोड़ के बटा 2, तो 125, 175, 225, 275 और 325 हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद कल्पित माध्य मान लेते हैं। कल्पित माध्य से a को मान लिया कल्पित माध्य, तो A2 25 हो गया। अब क्या करते हैं, DI निकालते हैं। तो DI बराबर XI - A, तो 125 - 225 बारी बारी से सब में घटा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर टर्म आता है FI/DI, तो 4 से -100 में गुणा, -400, 5 से -50 में 250, ये हो गया -650। ये 12 का 0 में करेंगे 0, 2 का 50 में 100, 2 का 100 में 200, तो ये 300 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस हो गया -350। अब माध्य के लिए सूत्र होता है A + समेशन FI/DI अपन समेशन FI, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये मिल जाएगा 211, यानी भोजन पर जो व्यय हुआ उसका माध्य 211 रुपए। प्रश्न संख्या 6, लॉन्ग आंसर। इस प्रश्न में दिया गया है कि इसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है और इसकी बड़ी भुजा 30 मीटर लंबी है, यानी विकर्ण हो गया x + 60 और छोटी भुजा
x, तो सबसे छोटी भुजा x मान लिया, तो ये भुजा x प्लस 30 हो गया और ये x प्लस 60 हो गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो x प्लस 60 का स्क्वायर, x प्लस 60 का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद x का मान आ जाएगा 90। तो इस तरह से लंबाई हो जाएगी x प्लस 30 120 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 90 मीटर। 6ख, समकोण इस फिगर में दिया गया है कि यह BC एक अर्धवृत्त, BC जो है व्यास है, इस पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है और यह 14 सेंटीमीटर है। यह शेडेड पोर्शन का जो है एरिया निकालना है और यह ABC ये कर्व वाला पोर्शन देख रहे हैं, एक चतुर्थांश है, तो ये 14 है, ये भी 14 है। तो सबसे पहले इसका ये डायगोनल निकाल लीजिए, तो यह आ जाएगा 14√2 अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब इस पर जो अर्धवृत्त बन रहा है इसका व्यास है BC, तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी, 14√2 बटा 2 यानी 7√2 हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट 14 गुणे 14, तो यह आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये कर्व वाला पोर्शन, ये व्हाइट वाला, तो ये निकाल लेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता, थीटा 90 रखेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC के ऊपर अर्धवृत्त बना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ पर 7√2 रखेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग, तो छायांकित भाग के लिए क्या करें? छायांकित भाग के लिए अगर हम क्वाड्रेंट, ये ट्रायंगल का, ये देख रहे हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये C से लेकर के ये पूरा, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये, अब ये टोटल मिल गया। इसमें से अगर क्वाड्रेंट वाला ये पोर्शन जो है घटा देते हैं तो शेडेड पोर्शन का मिल जाएगा। तो इस तरह से 154 प्लस 98 माइनस 154, ये कट गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो शेडेड पोर्शन का छायांकित भाग यानी शेडेड पोर्शन जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 6 का कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर की भुजा BC है, B पर 60 डिग्री का कोण है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, BC 6 सेंटीमीटर खींच लिया, 60 डिग्री का कोण बनाया और इस पर एक लाइन खींचा, 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जहां पर कट किया वहां से C को मिला दिया। अब इसके बाद इसे 3:4 में मैंने 3/4 का हिस्सा बनाना है, 3/4 का, तो इसको 4 भाग में बांट लेते हैं, बराबर आर्क लगाएंगे एक एक्यूट एंगल पर, तो B1 B2 B3 B4 हो जाएगा। इसे मिला देंगे, मिलाने के बाद B3 से इसी के पैरेलल, इसके पैरेलल ये रेखा खींचेंगे, C डैश पर कट करेगा, फिर CA के पैरेलल C डैश से खींचेंगे तो जो कि CA डैश होगा। तो इस तरह से A डैश BC डैश एक जो है ये A डैश B और ये C डैश अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा। 6 का घ, वर्गंतराल बारंबारता दी गई है और इसमें माध्यिका पूछा है, तो संचयी बारंबारता बनाएंगे, 2 6 13 16 18 बन गया। अब n बराबर 18, n बराबर 18 तो n/2 9 हो गया। यह अब 9 जो है ये 13 वाले में पड़ेगा, तो L का मान हो जाएगा 20, 30-20 का अंतर 10 हो जाएगा जो कि H है, ये 7 F हो जाएगा और इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता तो ये 6 हो गया। सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × H, इसे पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 24.28। 7 क लॉन्ग आंसर 6 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें अथवा पार्ट दिया गया होता है तो दोनों में से कोई एक करना होता है। तो 7 के क में देखिए क्या दिया है क्वेश्चन ये दिया है कि एक पुल की ओर एक नाव आ रही है और यह 30 डिग्री का कोण बना रही है और यहां से चलना प्रारंभ करती है। जब यह 4 सेकेंड तक चल लेती है तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहां से पुल तक आने में कितना समय लगेगा? तो चलिए मान लेते हैं कि इसकी चाल जो है x मीटर पर सेकेंड है
तो यह जो है इस C से D तक आने में 4 सेकेंड लेती है। तो x मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब है कि D से C तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ये यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी। फिर D से B तक आने में मान लेते हैं कि उसको समय t लगता है, तो यह दूरी हो जाएगी x t। अधिकतर इस प्रश्न में ये सिर्फ 4 और t लेकर के इसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अगर आप ये tan थीटा इक्वल्स टू h बाई यानी p बाई b करेंगे, तो p बाई b करेंगे तो वह डायमेंशनली कट जाना चाहिए। अगर आप इसे मीटर में लेते हैं और इसे सेकेंड में लेते हैं तो यह मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि tan थीटा की वैल्यू को शो नहीं करेगा, इसलिए यह वेलोसिटी के टर्म में इसमें लेना पड़ेगा। तो अब यहां से ये जो टोटल समय है, यह टोटल समय हो गया कितना, 4 प्लस t। तो जो दूरी हो जाएगी यह इंटू x हो जाएगी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज करते हैं ABD को। कुछ ये तो मान लेंगे कि मान लिया नाव की चाल x मीटर पर सेकेंड है, तो 4 सेकेंड में चली गई दूरी DC 4x हो गया। अब नाव को D से B तक आने में t समय लगता है, तो BC बराबर BC बराबर हो गया 4 प्लस t इंटू x। अब ट्रायंगल ABD में ABD जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan थीटा बराबर h बटा BD। तो h बटा BD का मतलब हो गया tan 60√3 हो गया और BD xt हो गया। तो यहां से मिल जाएगा h बराबर √3 इंटू xt, समीकरण नंबर 1। अब ट्रायंगल यूज करेंगे ABC को, तो tan 30 बराबर h बटा BC और BC हो गया 4 प्लस t इंटू x। tan 30 1/√3 और इक्वल्स टू h अपान 4 प्लस टी इंटू एक्स है। तो यहां से h का मान हो जाएगा 4 प्लस टी इंटू एक्स अपान √3, समीकरण नंबर 2। h का मान बराबर कर लेते हैं, तो √3xt बराबर 4 प्लस टी एक्स अपान √3, ये इक्वेट करेंगे तो यहां से देखिए ये x से x दोनों तरफ कट जाएगा। ये x जो है ये यहां से कट गया। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3t बराबर 4 प्लस टी, तो 3t माइनस टी इक्वल्स टू 4 यानी 2t इक्वल्स टू 4, तो t बराबर 2 सेकेंड हो गया। अर्थात अब जो है नाव को वहां से डी यानी पुल तक आने में जो समय लगेगा वह लगेगा 2 सेकेंड का समय। इसका अथवा पार्ट है। अथवा पार्ट ये है कि एक मीनार है, मीनार से 100 मीटर की दूरी और 25 मीटर की दूरी पर बने उन्नयन कोण कोटिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं कि जो 25 पर है वो थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर यूज करेंगे हम tan थीटा, तो tan थीटा बराबर h बटा 25 हो जाएगा, h बटा 25, और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटा ये 100 दिया गया है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटा 100, तो ये हो गया cot थीटा बराबर h बटा 100। अब ये tan थीटा और ये cot थीटा है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों को इंटू कर देते हैं, तो tan इंटू cot 1 हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h अपान 25 इंटू h अपान 100, ये आ जाएगा h स्क्वायर, ये 1 हो गया और ये हो गया h स्क्वायर बटा 2500। तो h स्क्वायर बराबर 2500 यानी h बराबर 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई होगी 50 मीटर। 7 का ख, 7 ख में दिया गया है कि ऋतु जो है 20 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय करती है और विपरीत 4 किलोमीटर 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है। तो ऋतु की चाल और धारा की चाल क्या होगी? तो चलिए मान लेते हैं कि शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल x प्लस वाई हो जाएगा और धारा के विपरीत x माइनस वाई हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या है कि धारा के अनुकूल
तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो x प्लस वाई बराबर 20/2 यानी 10 हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 हो गया। धारा के विपरीत, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये 4/2, ये 2 हो गया, x माइनस वाई बराबर 2। अब x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, इनको सॉल्व करेंगे तो 2 ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया, 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 हो गया। अब समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस x की वैल्यू 6, तो y बराबर हो जाएगा 4। अर्थात ऋतु की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब इसका अथवा पार्ट है यह इक्वेशन 7x माइनस 2y अपान xy बराबर 5। तो ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो 7x अपान xy माइनस 2y अपान xy बराबर 5, x से x कट गया तो 7 अपान y, y से y कटा, माइनस 2 अपान x बराबर 5। इसी तरह से दूसरे वाले को 8x प्लस 7y अपान xy बराबर 15, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 अपान y प्लस 7 अपान x इक्वल्स टू 15। अब इसमें हमने क्या किया कि 1 अपान x इक्वल्स टू m मान लिया और 1 अपान y इक्वल्स टू n मान लिया। तो अब ये समीकरण बन जाएगा 7n, y वाला टर्म n है, तो 7n माइनस 2m बराबर 5, समीकरण नंबर 3। यहां से 8n प्लस 7m इक्वल्स टू 15, समीकरण नंबर 4। अब यहां पर ये m वाला टर्म माइनस में है और ये प्लस में है, तो अगर हम समीकरण 3 में 7 से गुणा कर दें और 4 में 2 से गुणा कर दें तो ये बीच वाला बराबर हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 3 गुणे 7 और समीकरण 4 गुणे 2 और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो ये देखिए कट गया। अब यहां से आ गया 65, n बराबर 65, तो n बराबर 1 आ गया। 7, ये जो समीकरण नंबर 4 है 8n प्लस 7m बराबर 15, तो इससे 7m बराबर मिल जाएगा 15 माइनस 8n, n का मान 1 रखेंगे तो 15 में से 8 गया 7, तो 7m बराबर 7, तो m बराबर 1, यानी m बराबर 1 और n बराबर 1, दोनों का मान 1 मिल गया। अब 1 बाई x को हमने माना है m और ये आ गया 1, तो यानी x बराबर हो गया 1। इसी तरह से y बराबर 1, तो x बराबर 1 और y बराबर 1। अब यह सही है कि गलत है आप इसको रख करके देख भी सकते हैं। तो चलिए एक समीकरण चेक ही कर लेते हैं। तो ये है आपका 7x, तो 7 माइनस ये 2, तो 7 में से 2 गया 5, 5/1 यानी ये 5 आ गया। ये 8 एकम 8 और 7 एकम 7, 8 7 15, गुणे 1 गुणे 1 करेंगे 1 ही आएगा, ये बराबर 15, यानी ये दोनों समीकरण मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यह सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपकी पसंद आती है ये तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपकी कोई कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा।